नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल संभल जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो। गाने की आवाज़ से मृदुला अपना फ़ोन उठाने के लिए रसोई से भागी। जो ड्राइंग रूम में पड़ा यह गाना बज रहा था। नंबर पर नज़र पड़ते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नाम फ्लैश नहीं हो रहा था, पर जो नंबर चमक रहा था वह उसे अच्छी तरह से याद था। वह नंबर तो शायद वो सपने में भी न भूल पाए। रोहन अपने कमरे में से चिल्ला रहा था, मॉम आपका फ़ोन बज रहा है। मृदुला ने झटके से फ़ोन उठाया। एक नज़र उसने कमरे में टीवी देखने में व्यस्त ऋषि पर डाली और दूसरी नज़र रोहन पर, जो अपने कमरे में पढ़ रहा था। वह फ़ोन उठाकर बालकनी की ओर बढ़ गए। हेलो हाय, क्या हाल है? अब ठीक हो? उधर से आवाज़ आई। क्यों, क्या हुआ? बस तुम्हारी आवाज़ सुन ली, बंदे का दिन अच्छा हो गया। अच्छा तो ये बात है। अच्छा बताओ फ़ोन क्यों किया? आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम अच्छे से जानती हो आज शनिवार है, ऋषि और रोहन दोनों घर पर होते हैं। ऐसे में बात करना मुश्किल होता है। मृदुला जल्दी जल्दी कह रही थी। मैंने तो बस यह बताने के लिए फ़ोन किया कि अब मुझसे ज़्यादा सब्र नहीं होता। मैं अगले हफ्ते दिल्ली आ रहा हूँ तुमसे मिलने। प्लीज़ तुम किसी होटल में मेरे लिए कमरा बुक करवा दो, जहाँ बस तुम और मैं हूँ और तन्हाई। सिद्धार्थ ने अपना दिल खोल कर रख दिया। होटल? ना बाबा, मैं होटल में मिलने नहीं आऊँगी। तो फिर हम कहाँ मिलेंगे? मैं 1500 किलोमीटर मुंबई से दिल्ली सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और एक तुम हो जो होटल तक नहीं आ सकती। मृदुला बातों में खोई हुई थी। उसे एहसास ही न हुआ कब रोहन अपने कमरे से निकलकर बाहर बालकनी में उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। रोहन पर नज़र पड़ते ही मृदुला ने कहा, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था मॉम? रोहन ने पूछा। वो मेरी फ्रेंड का फ़ोन था, कहकर फ़ोन लेकर रसोई में चली गई और सब्जी काटने लगी। वैसे तो वह रसोई में काम कर रही थी, पर दिलो दिमाग मुंबई में सिद्धार्थ के पास पहुंच चुका था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बस एक मिलने की आस में वह पिछले 8 सालों से चल रही थी। अब समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ, कब और कैसे मिले। जिंदगी में कब कोई आ जाए इंसान जान ही नहीं पाता। कोई दिल के इतने करीब पहुंच जाता है कि बाकी सबसे दूर हो जाता है। यो तो मृदुला की जिंदगी में कोई कमी न थी। प्यार करने वाला पति ऋषि था, होशियार और समझदार 16 साल का बेटा रोहन था, पर फिर सिद्धार्थ ऑनलाइन फ्रेंड बनकर उसकी ज़िंदगी में आ गया और फिर सब उलट पुलट हो गया था। वह बेटे और पति से चिप चिप कर कंप्यूटर से बहुत मेल और चैट करती थी और फ़ोन भी बहुत करती थी। उसकी ज़िंदगी का हर खुशी गम तब तक अधूरा होता जब तक वह सिद्धार्थ से बांट न लेती। दोस्ती एक जुनून बन गई थी। वह उससे एक दिन भी बात किए न रह सकती थी। रोज बात करना दोनों की दिनचर्या का अभिन्न अंग था। ऐसा ही कुछ हाल सिद्धार्थ का भी था। ऐसे तो मृदुला पति के ऑफिस और बेटे के स्कूल जाने के बाद बात करती थी। फिर भी रोहन गूगल की हिस्ट्री में जाकर कई बार कोसता था कि मम्मी ये सिद्धार्थ कौन है, और वह कुछ जवाब नहीं दे पाती थी, सिवाय इसके कि पता नहीं। रोहन को कुछ कुछ अंदाज़ा होता जा रहा था कि मम्मी कुछ ऐसा कर रही हैं जिसे वो छिपा रही हैं। कई बार गुस्से और आक्रोश में वह अपनी परेशानी का इजहार भी करता, पर ज़्यादा कुछ न कह पाता। अब मृदुला क्या करेगी? सिद्धार्थ से मिलने की तमन्ना को दबा लेगी या फिर होटल जाएगी उससे मिलने? यही सब सोच सोच कर वह परेशान हो रही थी। फिर अचानक उसने अपना मन बना दिया और सिद्धार्थ को फ़ोन मिला लिया। सिद्धार्थ में पहले ही ज़िंदगी में काफ़ी
डर डर कर तुमसे बात करती हूँ। मैं अब इस डर के साथ और नहीं जीना चाहती। मेरे मन में कोई खोट नहीं है और ना ही तुम्हारे मन में। तो क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ। मैं तुमसे मिलने होटल नहीं आ पाऊंगी और ना ही मैं तुमसे मिलने का मौका कमाना चाहती हूँ। मृदुला की बात सुनकर सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा पति और रोहन क्या कहेंगे? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। क्या ठीक नहीं रहेगा? क्या यह मेरा घर नहीं है जहाँ मैं किसी को अपनी मर्जी से बुला सकूं? मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैंने तुमसे दोस्ती की तो क्या गलत किया? और अगर ऋषि रोहन को कोई परेशानी है तो ठीक है, हम इस चैप्टर को अभी हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। पर मुझे एक बार तो तुमसे मिलना ही है। बहुत बेताब है ये दिल तुमसे मिलने को। तुम आओगी ना मेरे घर? एक सांस में मृदुला ने सब बोल दिया। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, उसने गंभीर होते हुए कहा। क्यों घबरा क्यों गए? ऐसे तो बहुत दलीलें देते थे कि मैं तुम्हारे एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आऊँगा। अब क्या हुआ? देख ली तुम्हारी फितरत। तुम मुझे होटल में बुलाकर मेरा नाजायज फ़ायदा उठाना चाहते थे। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। चुप करो, सिद्धार्थ बोला। ठीक है, मैं 20 तारीख को 12 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली आऊँगा और वह शाम तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के नाम पर। प्लीज ऋषि मुझे मारेगा तो नहीं? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर फ़ोन काट दिया। मृदुला ने उसे अपने घर तो बुला लिया, पर फिर उलझन में पड़ गई कि ऋषि और रोहन को क्या बताएगी कि सिद्धार्थ कौन है। ऋषि तो फिर भी समझ जाएगा, पर न जाने रोहन कैसा रिएक्ट करेगा। उसकी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। इंतजार के 7 दिन एक इम्तिहान की तरह गुजरे, जिनमें पल पल वह अपने निर्णय पर अफसोस करती रही, पछताती रही। मृदुला के अंदर चल रहे तूफान की बाहर किसी को भनक न थी। इन 7 दिनों में मिलने की दिली चाहत को दिमाग में चल रहे प्रश्न अब क्या होगा ने दबा दिया था। अब मृदुला को मिलने की तीव्र इच्छा से ज़्यादा इस बात की टेंशन थी कि 20 तारीख को वह ऐसा क्या करेगी ताकि सब अच्छी तरह से निबट जाए। सुबह उठती तो इसी आस के साथ कि काश 20 तारीख को ऋषि और रोहन अपने दोस्तों से मिलने चले जाएं और वह सिद्धार्थ से बिना टेंशन के मिल सके। पर अक्सर लोग जो सोचते हैं वह नहीं होता। उन दोनों का भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना। आखिरकार 20 तारीख आ ही गई। इस दौरान वह सिद्धार्थ से कोई बात न कर पाई। सारी रात करवटें बदलते बदलते निकाल दी उसने कि कल का दिन न जाने क्या तूफान लेकर आएगा उसकी ज़िंदगी में। कई मर्तबा उसने अपने आप को कोसा कि क्यों ऐसा निर्णय लिया, पर तीर कमान से निकल चुका था। यह भी नहीं कह सकती थी कि वह ना आए। न जाने किस रो और विश्वास में बहकर उसने सिद्धार्थ को इतनी दूर से बुला लिया था। घर में शांति थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। तूफान से पहले ऐसा ही सन्नाटा होता है। ठीक 3 बजे सिद्धार्थ का फ़ोन आ गया। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। मृदुला का दिन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आंखें खुशी से चमकने लगी और चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। एक बार फिर सोच लो, कहीं और मिल सकते हैं, सिद्धार्थ ने घबराते हुए पूछा। नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ऐसा कहकर उसने मेट्रो से घर आने का रास्ता बताया और फिर फ़ोन काट दिया। अब मारी घबराहट के उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। ऋषि और रोहन अपने अपने कमरे में थे। अचानक घंटी बजी। धड़कते दिल से उसने दरवाज़ा खोला तो एक स्मार्ट, आकर्षित, लंबा सांवला 38 वर्षीय युवक उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वही चिरपरिचित हाय सुनकर मैं चहक उठी और फिर सूखे गले से धीरे से कहा, हाय, अंदर आ जाओ। डरती डरती सिद्धार्थ ने अंदर कदम रखा तो झट से रोहन अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आ गया।
बेटा ये सिद्धार्थ अंकल है। मृदुला के मुंह से सिद्धार्थ नाम बड़ी मुश्किल से निकला, जिसे सुनकर रोहन थोड़ा सकपका गया और फिर अपना गुस्सा छिपाता जल्दी से नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। अपनी बेचैनी घबराहट को छिपाते मृदुला ने हल्की मुस्कान से सिद्धार्थ को देखा और सोफे पर बैठने को कहा। ऋषि के कमरे में कोई हलचल नहीं थी। वहाँ रोज की तरह टीवी चल रहा था। ऋषि टीवी के सामने बैठे थे और वह कमरे में गई और बोली, कोई आया है। कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन? चौंकते हुए ऋषि ने पूछा। मेरा दोस्त, उसने एक झटके में बोल दिया और अब वह परिणाम के लिए तैयार थे। उसने निर्णय कर लिया था कि अगर ऋषि नहीं चाहेगा तो वह वहाँ नहीं रहेगी और सिद्धार्थ के साथ तो कतई नहीं। वह जानती थी कि वह उसका अच्छा दोस्त हो सकता है पर अच्छा हमसफर नहीं। 10 मिनट तक ऋषि ने तो कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपनी जगह से हिला। मृदुला रसोई में जाकर कॉफ़ी बनाने लगी और बीच बीच में अकेले बैठकर सिद्धार्थ से भी बतियाती रही। अचानक रोहन रसोई में आया और अपना आक्रोश निकालते हुए घर से बाहर चला गया। कॉफ़ी बनाकर लाई तो मृदुला ने देखा कि ऋषि कमरे से बाहर आया और फिर बड़े आराम से सिद्धार्थ से हाथ मिलाकर उसके पास बैठ गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि न जाने अब क्या हो। यह उन दोनों के रिश्ते की मजबूती थी कि कभी भी अपने आपसी झगड़े, गलतफहमी और शिकवे शिकायतों को किसी के सामने नहीं आने दिया। यह सब कुछ बेडरूम के बाहर नहीं आता था। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बेडरूम के बाहर वे नॉर्मल पति पत्नी ही होते थे। 10 मिनट बैठकर बात करने से माहौल की बोझिलता थोड़ी कम हो गई। फिर वह मृदुला और सिद्धार्थ को अकेले छोड़कर अपने कमरे में चला गया। पूरी तरह से संभालने में मृदुला को थोड़ा वक्त लगा। जैसे जैसे वह बीतता गया उसका खोया विश्वास वापस लौटने लगा। आधे घंटे बाद रोहन वापस आया और सीधा रसोई में चला गया। वह उसके पीछे पीछे रसोई में गई तो देखा रोहन समोसे और जलेबियां लेकर आया था। मृदुला ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आपके दोस्त के लिए जब मेरे दोस्त आते हैं तब आप भी तो बाजार जाकर हमारे लिए पेप्सी और चिप्स लाती हो, हमारी पसंद का। तो मैं भी आपकी पसंद का आपके फ्रेंड के लिए ले आया हूँ। क्या आपको हक नहीं है दोस्त बनाने का? मृदुला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और फिर वह खुशी खुशी प्लेट में समोसे और जलेबियां डालने लगी। करीब 2 घंटे बाद सिद्धार्थ 7 बजे की फ्लाइट से मुंबई लौट गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद मृदुला को डर लग रहा था कि न जाने अब ऋषि क्या बछेड़ा करेगा। डर के मारे वह उसके सामने जाने से कतरा रही थी। रात का खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटी तो ऋषि ने पूछा, सिद्धार्थ चला गया? हाँ, चला गया। तुम्हारा सच्चा दोस्त लगता है, तभी इतनी दूर से तुमसे मिलने जनाया। आपको बुरा लगा कि मैंने एक आदमी से दोस्ती की? मुझे अपना घर दोस्त से ज़्यादा प्यारा है। आज की इस हरकत के लिए आप जो चाहो मुझे सज़ा दे सकते हो। सज़ा? कैसी सज़ा? तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैं 1 हफ्ते पहले से ही जानता था कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है। मृदुला यह सुनकर चौंक गई, फिर बोली, तो आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो मृदुला, मैंने 20 साल तुम्हारे साथ काटे हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम चाहती तो उससे बाहर भी मिल सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कहीं अंदर तुम्हें भी मुझ पर, हमारे रिश्ते पर विश्वास था। मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो पत्नी को इंसान नहीं समझते। दोस्ती तो किसी से और कभी भी हो सकती है। हफ्ता भर पहले जब तुमने उसे फ़ोन पर घर आने का न्योता दिया था, तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। विश्वास की आन तो मुझे रखनी ही थी। पति की बातें सुनकर मृदुला की आंखों में आंसू आ गए। और हाँ, रही बात कि एक आदमी और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते, उसमें मैं समझता हूँ कि
मैंने आज तक तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? पति की आखिरी बात का मतलब समझते हुए मृदुला शर्म से लाल हो गई और फिर लजाती हुई पति की बाहों में समा गई। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।